नमस्कार, यह है प्राइम टाइम। मैं हूं नगमा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। गर्भपात को लेकर एक ऐसा फैसला दिया है जिससे महिलाओं को नए अधिकार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह था कि गर्भपात यानी अबॉर्शन कानून यानी MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3 और 2B के तहत 20 से 24 हफ्ते के गर्भ को समाप्त करने के लिए सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही क्यों शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ के अहम फैसले के मुताबिक सुरक्षित गर्भपात का अधिकार सभी महिलाओं को है, चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित। अविवाहित या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को गर्भपात का अधिकार नहीं देना असंवैधानिक होगा और ये ऐसी महिलाओं के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सभी महिलाओं को शारीरिक स्वायत्तता और कानूनी संरक्षण जरूरी है। ऐतिहासिक फैसला कहेंगे इसको कि आज से अविवाहित महिलाओं को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। 24 वीक्स तक वो अपना गर्भपात करा सकती हैं अनचाहा। यानी विवाहित ना हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो, माइनर हो, कोई भी करा। माइनर के लिए नहीं, माइनर के लिए बस गार्डियन की कंसेंट चाहिए होगी। तो इससे यह साफ हो गया है कि विवाहित हो या अविवाहित महिला जो कि माइनर ना हो उसको यह अधिकार है। इसके अलावा अभी तक सिर्फ रेप पीड़िताओं को ही अपनी मर्जी से अनचाहे या बलात्कार से हुए गर्भ को समाप्त करने का अधिकार था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कानून के तहत मैरिटल रेप की भी नई परिभाषा तय की है। अदालत ने 75 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि पति द्वारा जबरन यौन संबंधों से गर्भवती महिला भी रेप पीड़िता की श्रेणी में आएगी। ऐसे गर्भ को रखना है या नहीं, ये पत्नी का एकाधिकार है। इसमें पति की सहमति की जरूरत नहीं। मैरिटल रेप साबित करने के लिए किसी आपराधिक कार्रवाई की जरूरत नहीं। विवाहित महिला को शारीरिक स्वायत्तता, कानूनी और सामाजिक संरक्षण देना ही होगा। कोर्ट ने फैसले में कहा कि यह गलत धारणा है कि सिर्फ अजनबी ही यौन और लिंग आधारित हिंसा के लिए जिम्मेदार है और यह समझ खेदजनक है। कोर्ट के मुताबिक बलात्कार शब्द का सामान्य अर्थ सहमति के बिना या इच्छा के खिलाफ किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना है। कोर्ट ने कहा कि हम चूक जाएंगे अगर ये स्वीकार नहीं करेंगे कि पति या किसी अपने द्वारा की जाने वाली हिंसा वास्तविकता है और रेप का रूप ले सकती है। यौन और लिंग आधारित हिंसा परिवार के संदर्भ में अपने सभी रूपों में लंबे समय से महिलाओं के अनुभवों का हिस्सा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक विवाहित महिला को यह अधिकार इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि गर्भधारण के दौरान महिला के शरीर में कई जैविक परिवर्तन होते हैं। भ्रूण महिला के शरीर से आंतरिक खुराक पाता है, वो शारीरिक और मानसिक भावों से जुड़ा रहता है। लिहाजा गर्भधारण के दौरान अगर पति महिला को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दे तो इसका सीधा असर संतान पे पड़ता है। ऐसे में महिला को शारीरिक, कानूनी और सामाजिक स्वायत्तता देने से उसे इस प्रताड़ना से संरक्षण मिल जाएगा। एक औरत को उसको अपने बदन के ऊपर पूरी हक मिला है। और मैरिटल रेप को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफाइन किया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर उस औरत को उसके पति ने जबरदस्ती करके ये किया है, उसका हक बनता है कि वो उसके बच्चे के साथ क्या कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज ब्रिंगिंग अ लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड। एक जान को लेके आना और ये दुनिया में परवरिश करना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। अगर वो जबरदस्ती का वो रिजल्ट है, नतीजा है बच्चा, तो उसका पूरा हक बनता है कि वो बच्चा को दुनिया में न लाए। दरअसल भारतीय कानून में मैरिटल रेप अभी कानूनी तौर पर अपराध नहीं है। हालांकि इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर कई संगठनों की ओर से लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं ने IPC में बलात्कार से जुड़ी धारा 375 के तहत मैरिटल रेप को अपवाद माने जाने को संवैधानिक आधार पर चुनौती दी हुई है। इस धारा के मुताबिक विवाहित महिला से उसके पति द्वारा जबरन की गई यौन क्रिया को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा जब तक कि पत्नी नाबालिग न हो। इस मुद्दे पर 11 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच का बटा हुआ फैसला सामने आया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान दोनों जजों की एक राय नहीं दिखी। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजीव शंकर ने मैरिटल रेप अपवाद को रद्द करने का समर्थन किया था, जबकि जस्टिस C हरिशंकर ने कहा था कि IPC के तहत मैरिटल रेप अपवाद असंवैधानिक नहीं है और एक समझदार अंतर पे आधारित है। एक राय से फैसला न होने के कारण
दोनों जजों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रस्तावित कर दिया था। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और फरवरी 2023 में इस मामले की सुनवाई होगी। हम इस बहुत अहम और ऐतिहासिक फैसले पे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले दिए उस पर बातचीत के लिए, उसे समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिता पालशेटकर, जो महिला रोग विशेषज्ञ हैं लीलावती अस्पताल मुंबई में, सुनन्या डेका, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सेफ प्रोग्राम, जगमती संगवान, महासचिव AIDWA यानी आइडवा। पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो फैसला है इसके क्या मायने हैं। सुनन्या जी, आप हमें बता सकेंगी साधारण सिंपल शब्दों में कि महिलाओं को इससे क्या अधिकार मिलता है, क्या बदलता है अब? हम सोचते हैं कि ये काफी अहम और हिस्टोरिक जजमेंट है। ये इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये जजमेंट, उस जो लैंग्वेज यूज किया गया है जजमेंट में, वो काफी प्रोग्रेसिव है और हम लोग चाहते हैं कि वो एक्चुअली ग्राउंड में रियलाइज किया गया जाए कि ये जस्ट एक पेपर में ना रहे, क्योंकि बहुत लोगों के बीच बहुत मिसकंसेप्शंस होती है। सर्विस प्रोवाइडर्स के में बहुत सारी जजमेंट्स होती है, प्री कंसीव जजमेंट, जो हम भेदभाव बोलते हैं मैरिड और अनमैरिड को लेके, कि अगर अनमैरिड हो एक औरत तो उनको सर्विस डिनाई किया जाता है या फिर उनको मॉरली पुलिस किया जाता है। तो वो हम फाइनली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि उनको हम अभी वो जाके अपना हक जी एहसास कर सकते हैं। सुनन्या जी, आप जो बता रही हैं, आप तो इस पे काम करती रही हैं ये अबॉर्शन के मामले में, जो NGO से आप जुड़ी हुई हैं, तो इसमें किस तरह की दिक्कतें या किस तरह के बायसेस अभी दिखाई देते थे विवाहित और अविवाहित महिलाओं को लेकर? जैसे हमारा जो स्टडी हुआ था, जो हमारे सेफ फेलोज ने किया है, जो सोशल ऑडिट बोलते हैं, सोशल ऑडिट प्राइवेट और पब्लिक जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज में अबॉर्शन का जो फैसिलिटी है, वहाँ पे जहाँ पे सोशल ऑडिट करने के बाद जो हमारी फाइंडिंग्स है वो काफी डिस्टर्बिंग है कि बहुत हद तक सर्विस प्रोवाइडर्स उनको पेरेंटल कंसेंट या फिर मैरिटल उनके स्पाउस का कंसेंट पूछते हैं, या फिर उनके ऊपर तो जो 2 फिंगर टेस्ट है वर्जिनिटी टेस्ट के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है, वो एम्प्लॉय करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको बहुत हरास करते हैं। और ये क्या होता है, वो से अनसेफ अबॉर्शन फैसिलिटीज फिर यूज किए जाते हैं, लोग अब होम रेमेडीज यूज करते हैं। और अबॉर्शन काफी हद तक एक प्रिवेंटेबल, it's a fully preventable cause, like it's a leading but a preventable cause of maternal deaths in India. Maternal deaths, जिसके ऊपर हम डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लीलावती अस्पताल से, डॉक्टर नंदिता पालशेटकर, उनसे समझेंगे कि इससे क्या बदलता है। क्योंकि डॉक्टर नंदिता, जैसा अभी कह रही है सुनन्या कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें जो मैरिटल मैटरनल डेथ्स होती हैं या जो उससे नुकसान या जो खतरे हैं उसका हम अवॉइड कर सकते हैं अगर इसे कानूनी गैर कानूनी नहीं बताया जाए तो अब जो ये फैसला आया है जिसमें हर महिला को सुरक्षित गर्भपात का हक है, वो इस चीज को, इस तरह की जो मॉर्बिडिटी है, उसको आपको क्या लगता है, उस पर क्या असर डालेगा? आई थिंक ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना है जो इवन अमेरिका में कितना बैकवर्ड है, हमारी महिलाएं मोर एम्पावर्ड है, इंडिया की महिलाएं को एम्पावरमेंट दिया गया है। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। तो हमें अब क्या करना है, मैं प्रेसिडेंट थी ऑल इंडिया ओबी गायनेक सोसाइटी की, तो जो बात कर रही थी कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, मतलब जो हम गायनेकोलॉजिस्ट है, हमें ये सेंसिटिविटी दिखानी है। हमारा अभी एक प्रोग्राम चल रहा है ऑल इंडिया पे कि सेफ अबॉर्शन का, उसमें जुड़े हुए हैं यूनिसेफ, WHO और हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और हम ये पूरे इंडिया भर हम हमारे गायनेकोलॉजिस्ट को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि ये सेफ अबॉर्शन सर्विसेज हम हमारे देश के महिलाओं को कैसे पहुंचा दें। और ये सेंसिटाइजेशन चालू है। अभी जब हमारी कॉन्फ्रेंस हुई इवन महाराष्ट्र में, तो वही हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी 24 हफ्ते तक हमें
किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये अवेयरनेस है, ये हमारे डॉक्टर्स, हमारे पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक पहुंचने की बहुत जरूरत है। और आपके जैसे मीडिया जो है अवेयरनेस स्प्रेड करने में, नॉट ओनली टू द पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द डॉक्टर्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो फॉक्सी है, एमॉग्स है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज लेके हम एक साथ काम करके हम ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ग्रास रूट तक पहुंचाना चाहते हैं कि जहां तक मतलब हमारी जो बॉटम रंग है, आशा वर्कर्स, उन तक हम पहुंचाना चाहते हैं ताकि हर एक लड़की को ये सुविधा मिले कि सेफ अबॉर्शन उन्हें हासिल हो। क्योंकि अनसेफ अबॉर्शन, नियरली जो स्टेटिस्टिक्स थे वो 50% अनसेफ अबॉर्शंस हो रहे थे अपने देश में। जी। और द मेटर्नल मोर्टेलिटी जो है, जो लड़कियां अनसेफ अबॉर्शन से एक्चुअली गुजर जाती है, वो हमारी एसोसिएशन, हम गायनेकोलॉजिस्ट प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे स्टेप्स चल रहे हैं हर डायरेक्शन में, और डॉक्टर्स, एनजीओ सब काम कर रहे हैं कि तो ये आप कह हम रही हैं कोशिश कि करें। ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी है या असुरक्षित गर्भपात से लड़कियों की जिंदगी खतरे में पड़ती है, उससे बचा जा सकता है अब इस फैसले से। हमारे साथ जगमती सांगवान है। जगमती जी, ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है और इसमें कई बातें हैं। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? क्या बदलता है? और सुरक्षित गर्भपात का हक अगर सबको मिलता है, दूसरे की ये भी इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो मैरिटल रेप है उसके लिए भी अब किसी तरह से इसको साबित करने के लिए, ये जरूरी नहीं कि इसको आपराधिक साबित किया जाए, ये माना जा सकता है, इसको स्वीकार किया जा सकता है। तो आप तो लगातार इन मामलों से जूझती रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, एक तो थोड़ा सा मैं एडवा की महासचिव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, थोड़ा सा उसमें संशोधन कर ले। इसके साथ में ये बहुत ही ऐतिहासिक एक फैसला है और महिलाओं का सुरक्षित गर्भपात का जो अधिकार है और उनकी बॉडीली जो ऑटोनॉमी है और डिसीजनल ऑटोनॉमी, उसकी स्वीकार्यता जो सामाजिक स्तर पे बनेगी, उससे महिलाओं के समानता का जो संघर्ष है उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और अभी नंदिता और सुनन्या ने भी जो अनुभव रखा कि आज तक हम ये देखते आए थे कि जो मैरिड वुमेन है, अगर किसी तरह की पति ने उसको छोड़ दिया है या कोई और दिक्कत आ गई है, बहुत सारी माइग्रेटेड लेबर्स है यहाँ पे, बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हैं जहाँ पे छोड़ने की बहुत बड़ा प्रतिशत है महिलाओं को शादी के बाद। अगर वो गर्भपात करवाना चाहती तो आमतौर पे ये बोला जाता था उनको कि पति की कंसेंट लेकर आओ, पति के सिग्नेचर चाहिए, इस तरह का। और वो मानसिक दबाव के अंदर अनचाहे जो गर्भ है उसको कैरी करने के लिए मजबूर होती थी बहुत ज्यादा। तो उसमें इस तरह की जो चिंताएं हैं, इस तरह के जो तनाव है, उनसे मुक्त करके एक सुरक्षित गर्भपात का जो अधिकार है महिलाओं का, उसको एक्सरसाइज करने में ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये बहुत बड़ा मददगार होगा। और बदलते समय की जो जरूरतें हैं हमारे यहाँ पे, उनको ध्यान में रख के ये फैसला दिया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं। और इसमें दूसरा हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो एक सामाजिक स्तर पे जिस तरह का मतलब जो अनमैरिड जो लड़कियां हैं, उनके संदर्भ में गर्भपात को एक सामाजिक कलंक की तरह से इसको देखने की एक प्रवृत्ति हमारे यहाँ देखने को मिलती है। जी। और जिसकी वजह से वो सुरक्षित जो सेवाएं हैं डॉक्टर्स की अबॉर्शन के लिए, वो उनको नहीं ले पाती थी। बिल्कुल। तो अभी मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ जगमती जी, मैं आपसे ये भी इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि एक ऐसे समय में ये फैसला आया है जब जैसे डॉक्टर नंदिता ने भी बताया, डेवलप्ड कंट्रीज जो है, विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, चाहे आयरलैंड का मामला सामने आया था, वहां पर महिलाओं को अविवाहित की बात तो एक है, पर अबॉर्शन का अधिकार, गर्भपात का अधिकार जो है वो नहीं है, और उस पर कितनी बहस रही। और देखिए अमेरिका की कोर्ट में इसको पलटा गया। तो वैसे में यहाँ पर जो ये फैसला आता है उसको आप कैसे, क्यों आपको लग रहा है कि
इतने डेवलप्ड देशों में भी, विकसित देशों में जो काफी प्रोग्रेसिव हैं, वहां भी इसके खिलाफ इतनी आवाज है, तो यहां पर कितनी मुश्किलों से ये गुजरा होगा जिसके पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इसके क्रिटिक, इसके आलोचक भी बहुत रहे होंगे, और किस तरह की आलोचनाएं इस पे या इसका विरोध हो सकता है। बिल्कुल, ये जो फैसला है ये पूरे विश्व के पैमाने पे एक लैंडमार्क लीडिंग पोजीशन में लेकर आता है हिंदुस्तान के जो लीगल जो हमारी हिस्ट्री है और महिलाओं के जो अधिकारों का सवाल है। जैसे आपने बताया कि जो विकसित होने का दावा करते हैं जो देश, अमेरिका जैसे, जो यूएसए जैसे, वहां पे आज तक इन चीजों के ऊपर पोजीशंस नहीं ली गई है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो दिखाया है इस तरह का मादा, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और महिला समानता का को जो ऑनर करना, जो उनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है, उसको ऑनर करने में एक तरह से लीडिंग पोजीशन में ये लेकर आता है हमारी इतिहास को। और इस वजह से महिलाओं को अपनी समानता के संघर्षों को, अपनी जो फ्रीडम है उसको एक्सरसाइज करना, उसमें बहुत मदद मिलेगी। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये वर्डिक्ट जो आया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। इसको लागू करने के पैमाने के ऊपर भी उसी तरह की गंभीरता जो है वो दिखाई जानी चाहिए। कैसे लागू होती है, हाँ, कैसे लागू होगा ये फैसला, किस किस स्तर पे होगा। जैसे डॉक्टर नंदिता कह रही थी कि जो आशा वर्कर्स हैं वहां तक इस संदेश को पहुंचाना जरूरी है। और सुनन्या, मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगी कि ये फैसला जिस समय पे आया है ये बहुत ही प्रोग्रेसिव फैसला है, और ये जो पूरा संघर्ष है बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप देखें कि कितना क्रिटिसिज्म और कितनी आलोचनाएं, और चुनावी मुद्दा, पॉलिटिकल इशू बन गया ये दूसरे देशों में, विकसित देश होने का जो दावा करते हैं वहां पर भी। तो इस हिसाब से यहां पर ये बहुत प्रोग्रेसिव है और इसके लिए काफी संघर्ष रहा होगा। हाँ, और जैसे हम लोग देख चल रहे हैं ना, वो लॉ बेहतर होते जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले 2021 में एमटीपी एक्ट में हम लोग ने मैरिड पर्सन की जगह पार्टनर यूज करना स्टार्ट किया, और अभी हम लोग ओपनली बोल रहे हैं कि अनमैरिड और मैरिड में जो डिस्टिंक्शन है ये गलत है, ये आर्टिफिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल बोला गया है। पर हम अपने आप को डेफिनेटली ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, पर हमें ये भी रिकॉग्नाइज करना होगा कि अबॉर्शन जो सीख करते हैं वो सिर्फ औरतें या महिलाएं ही नहीं है, वो ट्रांस मेन विमेन जो अबॉर्शन सीख करना चाहते हैं वो भी है, और जो नॉन बाइनरी पीपल है, जो स्त्री पुरुष के बीच अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो भी है जी, और उसके अलावा भी अभी भी हमारे पास एमटीपी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, एक लॉ है जो रेगुलेट करता है अबॉर्शन को जेस्टेशन पीरियड के हिसाब से जी। पर हम चाहते हैं कि ये एक हक बने, एक राइट बने, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बने कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है आपको। और अगेन जो जगमती जी ने बताया है कि ये काफी अहम है और काफी हिस्टोरिक है, और हम चाहते हैं कि लागू हो हर जगह, है ना। सर्विस प्रोवाइडर्स को सेंसिटाइज करने से और लोगों को इंफॉर्मेशन लास्ट माइल तक पहुंचने से ही ये जजमेंट का ट्रू स्पिरिट रियलाइज हो सकता है। तो आप भी ये कह रही हैं कि ये फैसला आ गया है, ये हक होना चाहिए सबका, और इसको हर स्तर पे आसानी से लागू हो पाए ये देखना जरूरी है। डॉक्टर नंदिता, इसका विरोध जो रहा, या हम दूसरे देशों की मिसाल देखते हैं, तो आपको लगता है कि एक बहुत इसके खिलाफ आवाज भी बहुत मजबूत रही होगी, इसी वजह से जैसे अमेरिका जैसे देश में ये इसको पलटा गया, तो किस तरह की बातें इसके अगेंस्ट में रही हैं, और यहाँ पे भी वो आवाजें रही हैं, पर इतनी समस्याएं इससे रही क्योंकि महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिला है बहुत सारे विकसित देशों में। आई थिंक अपने देश में विमेन्स वॉइस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। जो ताकत हमारे में आ रही है कि विमेन को राइट्स दीजिए, विमेन को रिजर्वेशन दीजिए, सब जगह पे हमें इक्वालिटी मिल रही है, एंड विमेन का जो एम्पावरमेंट जो हो रहा है अपने देश में, आई थिंक ये जजमेंट उसी का एक सबूत है। एंड आई थिंक देयर वर बहुत सारे लोग थे, देयर वर सर्टेन फैक्शंस जो बोल रहे थे कि प्रो लाइफ जो है कि नहीं करना चाहिए वगैरह, बट आई थिंक जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लड़की का उसके शरीर के ऊपर कि और किसी का राइट, हमेशा धर्म को भी एक वो बना लिया जाता है, एक एक्सक्यूज बना लिया जाता है। I don't want to say that, but I think अमेरिका में वो धर्म की बेसिकली
it is that. But I think we are very progressive. हमारा देश विमेन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, and that I think is a fantastic step which our country has taken, and we are becoming leaders. अभी इकोनॉमी में भी 5वां नंबर अपना है, तो ये तो in women's right I think we are standing very proud. हमारा तो नंबर 1 आना चाहिए, क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे देश में हम इतने प्रोग्रेसिव है कि हम हमारे लड़कियों को खुद रिप्रोडक्टिव राइट बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है. पूरे WHO का आप अगर चार्टर देखें तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि हर पूरे वर्ल्ड में कि विमेन को उनका रिप्रोडक्टिव राइट मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड आई एम टेलिंग यू, मैं इंटरनेशनल बॉडीज पे हूँ. हर एक देश ने अमेरिका को लिखा है, हर एक एसोसिएशन ने पूरे जग से अमेरिका को लिखा है कि आप विमेन्स राइट का वायलेशन कर रहे हैं. तो आई थिंक आवर कंट्री, अब हमारे देश ने बहुत ही ये अहम चीज की है और कि वुमेन्स राइट लिया है. बिल्कुल, अब यही देखना है, जैसा कि आप तमाम के लोग कह रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन लागू करना, हर स्तर पे लागू करना, आशा वर्कर्स तक ये संदेश पहुंचे और ये हक मिले. जगमती सांगवान, एक और इसमें बात जब कोर्ट ने कही उस पर, चूंकि आप लोग इस मामले को लेकर, आपके आइडवा की एक पिटिशन भी है कोर्ट में मैरिटल रेप को लेकर, और मैरिटल रेप पर जो उन्होंने बात कही है कि इसको साबित करने के लिए किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई की जरूरत नहीं है, पर वो मामला भी अभी कोर्ट में है. इसमें 2023 में शायद फरवरी के महीने में इस पे आगे सुनवाई भी होनी है. तो इसकी भी इसका संघर्ष भी चल रहा है. और इस मामले पे मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि क्या आप लोगों की पिटिशन है, आज जो कोर्ट ने कहा है उससे क्या असर पड़ता है? देखिए नगमा, पूरा जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं और रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का जो सवाल है विमेन का, इस पे महिला आंदोलन ने लगातार देश के अंदर एक आवाज उठाई है और एक सामाजिक चेतना और दबाव भी क्रिएट किया है, जिसका ये फैसला भी इन अ वे जो हमारे यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस का लेवल इस इश्यू को लेके जो रेज हुआ उसको भी ये इंडिकेट करता है. और जो एडवा ने मैरिटल रेप के ऊपर अपनी पिटीशन डाली हुई है, निश्चित रूप से जो आज का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक तरह से जो राइट टू अबॉर्शन उसके एम्बिट में एक मैरिटल रेप को जो है वो मतलब एक तरह से गैर कानूनी घोषित करता है. लेकिन इतना भर जो अचीवमेंट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है. और आने वाले समय में जब जो मैरिटल रेप पे जो पेंडिंग पिटीशंस हैं, जब उनको डील किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो फैसला है इसका बहुत इससे मदद मिलेगी उस दिशा के अंदर. क्योंकि हमारे यहाँ पे कस्टम के नाम पे, परंपरा के नाम पे, शादी जैसी संस्था के अंदर महिलाओं के प्रति जो इस तरह की आपराधिक जो गतिविधियां हैं, बलात्कार जैसी, उनको एक तरह की स्वीकार्यता दी हुई है. और अभी जब आप ये रेफर कर रहे थे कि आसान नहीं रहा होगा ये रास्ता, ये फैसला देने का, आज भी ये रास्ता उतना आसान नहीं है. जहां तक इसका इम्प्लीमेंटेशन का सवाल होगा, इवन जो हमारे जैसे जो पॉजिटिवली इसको जो वुमेन राइट्स को लेके जो कॉन्शियस एक्शंस हैं, जो इसको ऐतिहासिक लैंडमार्क एक जजमेंट की तरह से इसका स्वागत कर रहे हैं आज पब्लिकली, कल को बहुत कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे यहाँ पे आज के दिन ताकतवर हैं. और वो भी अपना जो जब एक तरह से मैदान में आएंगी तो वहां पे हमें सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पे यहाँ पे भी विरोधों का सामना करना पड़ेगा. और निश्चित रूप से हमें अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए हर लेवल पे, जैसा तरह की जो पॉजिटिव इंटरवेंशन, जैसा आप कह रही हैं कि इसे लागू करने में भी बहुत चुनौती आएगी, इसके खिलाफ बहुत सारी ताकतें जो है वो रुकावटें खड़ी करेंगी, तो उसको लागू करना भी बहुत बड़ा एक अभी संघर्ष रहेगा. धन्यवाद आप तीनों का हमसे बात करने के लिए, इसे समझाने के लिए, ये फैसला क्या है इसके मायने बताने के लिए बहुत धन्यवाद. प्राइम टाइम में इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद बाघों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन दिनों एक खास वजह से चर्चा में है. ब्रेक के बाद
बाघों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन दिनों एक और खास वजह से चर्चा में है। इस टाइगर रिजर्व के जंगलों के बीच से इतिहास पर पड़ी धूल की कई परतें एक एक करके उतर रही हैं और अब तक हमारी नजरों से ओझल रही हमारी कई समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरें एक एक करके सामने आ रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को यहाँ 2000 साल पुरानी गुफाएं, मंदिर, देवी देवताओं की मूर्तियां और कई स्तूप मिले हैं। बड़े पैमाने पर मंदिरों की ये श्रृंखला बौद्ध स्तूप और ब्राह्मणी लिपि में लिखे अभिलेखों के मिलने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कभी ये जगह पूरी तरह आबाद रही होगी। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। बांधवगढ़ के घने जंगलों में कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम 2000 साल पुराने ऐतिहासिक गुफाओं तक पहुंची। यहाँ पुरातत्व विभाग के सर्वे में 26 नए मंदिर और बौद्ध स्तूपों की इस तरह की कई श्रृंखला मिली है। ये सारी ऐतिहासिक धरोहरें 2000 साल से लेकर 1500 साल पुरानी हैं। सबसे बड़ी वाराह की ऐतिहासिक मूर्ति यहीं बांधवगढ़ में मिली है। संख्या हम देखते हैं बढ़ती चली जा रही है। जैसे हमें 26 नए अभिलेख मिले हैं, 40 नए मंदिर मिले हैं, कुछ नई गुफाएं मिली हैं। तो उस पहली बार यहाँ पर जो है जो वोटिव स्तूप होते हैं, तो गुफाओं के साथ साथ 2 वोटिव स्तूप का मिलना जो है यहाँ बुद्धिज्म के भी रिमेन्स को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो इसलिए ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों की दृष्टि में है कि एक इलाका जो कि टाइगर रिजर्व होने के कारण एक्सेसिबल नहीं था, इस वजह से वहाँ काम होना थोड़ा मुश्किल था, तो वहाँ पे ये खोज होना एक महत्वपूर्ण खोज है। बांधवगढ़ के पुरातत्व सर्वे में अब तक 26 मंदिर, 2 बौद्ध मठ, 2 स्तूप के साथ 24 ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। यहाँ इस तरह की कई गुफाएं मिली हैं जिसे एक ही चट्टान से काटकर यहाँ रहने के लिए जगह बनाई गई थी। साथ ही कई अभिलेख भी मिले हैं जिससे इतिहासकारों का मानना है कि बौद्ध विहार करने के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर लोग आते रहे होंगे। क्षेत्र जो है इस समय में आबाद रहा था। अच्छा। तो जहाँ तक स्तूपों की बात है तो एक धर्म का बुद्धिज्म में ये है कि जो कोई सपोज वोटिव स्तूपा जो छोटे स्तूप होते हैं जो मनोती के रूप में यदि कोई होती है तो उसके रूप में उनको ऑफरिंग के रूप में किए जाते हैं। अच्छा। तो जैसे कि किसी कोई मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसने वहाँ पे छोटा सा स्तूप बनवा दिया, उस प्रकार के वो स्तूप हैं। और चूंकि गुफाएं हैं, गुफाओं में चूंकि बेडरॉक को स्टोन को कट करके बेड बनाए गए हैं, पिलो बनाए गए हैं, विहार के रूप में भी वहाँ पे हमको कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो ये प्रतीत होता है कि वहाँ पे उस समय की जो भी भिक्षुक संघ होगा वहाँ रहता होगा। पुरातत्व सर्वेक्षण का अनुमान है कि ये सभी मंदिर और बौद्ध स्तूप राजा भीमसेन, महाराजा पोताश्री और भट्टदेव के वक्त के हैं। अब इसे संरक्षित करना एक बड़ी चुनौती है। हजारों साल तक बांधवगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरें इसलिए बची रह गईं क्योंकि यहाँ पर इंसानी दखल सबसे कम था और प्राकृतिक दुर्गमता के चलते ये पूरी दुनिया से हजारों साल तक अलग थलग रहा। एक समय में यहाँ पर इतने बाघ थे कि इसका नाम ही बाघों खंड पड़ गया था। अब एएसआई की जिम्मेदारी है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करे ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे इतिहास को और ज्यादा नजदीक से समझ सके। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। इन 8 संगठनों में से एक है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस संगठन का मौलाना उमर अहमद इलियासी के संगठन ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। प्राइम टाइम पर चर्चा के दौरान हमने प्रतिबंधित संगठनों में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का जिक्र किया था। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मौलाना उमर अहमद इलियासी के संगठन का इससे कोई संबंध नहीं है।